मैं हूं संजना और हम लोग देख रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित जीके और जीएस को। जीके जीएस में हम लोग इतिहास को देख रहे हैं और इसमें हम इस वीडियो में राष्ट्रकूट वंश को देखने वाले हैं। हम लोग राष्ट्रकूट वंश को देख रहे हैं, तो राष्ट्रकूट वंश में देखेंगे कि इसके संस्थापक कौन थे। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग थे। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग याद से रखेंगे। इसको कैसे याद रखेंगे कि दंती दुर्ग, तो दांत से कुट से कुछ भी खाते हैं ना, तो उसको क्या बोलेंगे कि दंती दुर्ग ने किससे, कुट यानी कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। तो इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 752 ईस्वी में हुई थी। तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 752 ईस्वी में किसके द्वारा, दंती दुर्ग के द्वारा की गई थी। दंती दुर्ग के द्वारा की गई थी राष्ट्रकूट वंश की स्थापना। इन्होंने अपनी राजधानी मान्यखेट को बनाया था। मान्यखेट, जिसे मानकीर भी कहा जाता है, तो मान्यखेट को अपनी राजधानी बनाया था, जो वर्तमान में सोलापुर क्षेत्र है। वर्तमान में सोलापुर क्षेत्र जो है वही उस समय तत्कालीन समय में मान्यखेट या फिर मानकीर के नाम से जाना जाता था। तो यही राष्ट्रकूटों की क्या थी, राजधानी थी। आगे देखते हैं कि दंती दुर्ग के बाद अब हम लोग देखेंगे कृष्ण प्रथम को। कृष्ण प्रथम को देखेंगे तो कृष्ण प्रथम ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने, तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था, जो कि राष्ट्रकूट वंश का शासक था। और एलोरा की प्रसिद्ध कैलाश मंदिर को वास्तुकला की दृष्टि से आश्चर्यजनक बताया जाता है। वास्तुकला की दृष्टि से आश्चर्यजनक बताया जाता है एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर को। तो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर एलोरा का किसने बनवाया था, तो कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। ये किस राजवंश का था, तो ये राष्ट्रकूट वंश का था। कृष्ण प्रथम के बाद अब हम लोग देखेंगे ध्रुव को। ध्रुव, अब देखेंगे कि ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का वह पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय युद्ध में भाग लिया था। ध्रुव जो है वो राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में क्या किया था, भाग लिया था। और पाल नरेश धर्मपाल तथा प्रतिहार नरेश वत्सराज को पराजित किया था। क्या किया था इसने, तो पाल नरेश धर्मपाल तथा प्रतिहार नरेश वत्सराज को पराजित किया था युद्ध में। ध्रुव को धारावर्ष के नाम से भी जाना जाता है। ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता है, धारावर्ष के नाम से भी ध्रुव को जाना जाता है। तो हम लोग इसमें किसके किसके बारे में देखें, तो इसमें हम लोग देखें दंती दुर्ग के बारे में, जो कि संस्थापक था राष्ट्रकूट वंश का। कृष्ण प्रथम के बारे में देखें, जिसने प्रसिद्ध एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया था। ध्रुव को देखें हम लोग, जो कि पहला राष्ट्रकूट शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने के लिए क्या किया, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। ध्रुव के बाद अब हम लोग गोविंद तृतीय को देखेंगे। तो गोविंद तृतीय ने क्या किया, तो गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और चक्रा युद्ध एवं उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित कर दिया। गोविंद द्वितीय ने क्या किया कि सबसे पहले त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। ध्रुव ने भी त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था और गोविंद तृतीय भी जो है वो भी त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग ले रहा है। और त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर के चक्रा युद्ध और उसके चक्रा युद्ध के जो संरक्षक थे धर्मपाल और प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को युद्ध में क्या कर दिया, पराजित कर दिया। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे अमोघ वर्ष को। अब हम लोग अमोघ वर्ष को देखते हैं। तो अमोघ वर्ष के गुरु जो थे वो जैनाचार्य जिनसेन थे। अमोघ वर्ष के गुरु कौन थे, तो जैनाचार्य जिनसेन थे, जिन्होंने आदि पुराण की रचना की। जिन्होंने क्या की, आदि पुराण की रचना की। अमोघ वर्ष के गुरु थे जैनाचार्य जिनसेन, जिन्होंने आदि पुराण की रचना की। आदि पुराण बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी रचना किसने की, तो जैनाचार्य जिनसेन ने की।
अमोघ वर्ष खुद भी साहित्य को जानने वाला था, तो अमोघ वर्ष ने स्वयं कन्नड़ भाषा में कवि राजमार्ग की रचना की। अमोघ वर्ष ने कन्नड़ भाषा में स्वयं ही कवि राजमार्ग की रचना की। इसके बाद देखेंगे कि अमोघ वर्ष वो शासक है जिसने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि धारण कर ली। इसने क्या की कि तुंगभद्रा नदी में जल समाधि धारण कर दी। इसके दरबार में यानी कि अमोघ वर्ष के दरबार में सक्तायन रहते थे। सक्तायन रहते थे जिन्होंने अमोघ वृत्ति की रचना की। क्या की? अमोघ वृत्ति की रचना की। इसके आगे देखेंगे हम लोग कि महावीराजाचार्य ने गणित सार संग्रह की रचना की। महावीराचार्य ने गणित सार संग्रह की रचना की। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि गणित सार संग्रह की रचना किसने की? तो महावीराचार्य ने की। ठीक है। अमोघ वृत्ति की रचना किसने की? तो सक्तायन ने की। इसके बाद देख सकते हैं हम लोग कि कवि राजमार्ग की रचना किसने की? तो अमोघ वर्ष ने की। किस भाषा में की? तो कन्नड़ भाषा में की। अमोघ वर्ष के गुरु कौन थे? तो जैनाचार्य जिनसेन थे। आदि पुराण की रचना किसने की? तो जैनाचार्य जिनसेन के द्वारा आदि पुराण की रचना की गई। तो इस तरह से इससे बहुत सारे सवाल बन रहे हैं, बहुत से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। अब हम देखेंगे इंद्र तृतीय को। तो इंद्र तृतीय के बारे में देखेंगे कि इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरबी यात्री अलम सूदी भारत आया था। अरबी यात्री अलम सूदी भारत कब आया था? तो इंद्र तृतीय के शासनकाल में आया था। अरबी यात्री अलम सूदी इंद्र तृतीय के शासनकाल में भारत आया था। अलम सूदी ने राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक बताया। किसने राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक बताया था? तो अरबी यात्री अलम सूदी ने राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक बताया था। आगे देखते हैं कृष्ण तृतीय को। अब देखेंगे कृष्ण तृतीय को। कृष्ण तृतीय जो था वो राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक था। अंतिम महान शासक कौन था? तो कृष्ण तृतीय था। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कौन था? तो कृष्ण तृतीय था। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कृष्ण तृतीय के दरबार में कन्नड़ कवि पुण्य रहते थे। कन्नड़ कवि पुण्य रहते थे जिन्होंने शांति पुराण की रचना की थी। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, शांति पुराण की रचना किसने की? तो कन्नड़ कवि पुण्य ने की है। किसने की? पुण्य ने, जो कि एक कन्नड़ कवि थे। ये किसके दरबार में रहते थे? तो ये कृष्ण तृतीय के दरबार में, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय के दरबार में रहते थे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस वंश का यानी राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? तो अंतिम शासक कर्क द्वितीय हुआ। कौन हुआ? कर्क द्वितीय हुआ अंतिम शासक। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कर्क द्वितीय हुआ, जिसे 973 ईस्वी में कल्याणी के चालुक्य राजा तैलप द्वितीय ने युद्ध में परास्त कर दिया। कल्याणी के चालुक्य शासक तैलप द्वितीय ने राष्ट्रकूट शासक कर्क द्वितीय को क्या कर दिया? 973 में युद्ध में परास्त कर दिया। और इस प्रकार से अब यहाँ पर राष्ट्रकूट वंश समाप्त हुआ और क्या हुआ? चालुक्य वंश की स्थापना हुई। चालुक्य वंश की क्या हुई? स्थापना हुई। आगे अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि एलोरा तथा एलिफेंटा की गुफा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों के काल में हुआ था। एलोरा तथा एलिफेंटा की गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर में गुफा संख्या 1 से 12 बौद्ध मंदिर या फिर बौद्ध धर्म से संबंधित है, 13 से 29 हिंदुओं से संबंधित है और 30 से 34 जैनियों से संबंधित है। क्या कहा गया यहाँ पे? एलोरा तथा एलिफेंटा की गुफा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा कराया गया। इस मंदिर में 1 से 12 तक बौद्ध धर्म से
13 से 29 गुफा संख्या हिंदू धर्म से और 30 से 34 गुफा संख्या जैन धर्म से संबंधित है। इसके बाद देखेंगे कि राष्ट्रकूटों ने ब्राह्मणों और जैन धर्म को प्रश्रय दे रखा था। ब्राह्मण धर्म और जैन धर्म को क्या कर रखा था? प्रश्रय दे रखा था। जैन धर्म को प्रश्रय देने से तात्पर्य ये हुआ कि दक्षिण भारत में जैन धर्म का विकास हुआ। तो दक्षिण भारत में जैन धर्म का विकास किसके शासनकाल में हुआ? तो राष्ट्रकूटों के शासनकाल में हुआ। तो कृष्ण तृतीय कह सकते हैं या फिर राष्ट्रकूट शासकों ने ब्राह्मण तथा जैन धर्म को प्रश्रय दे रखा था और दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार जो हुआ वो किसके शासनकाल में हुआ? तो राष्ट्रकूट के शासनकाल में हुआ। इसके आगे देखेंगे कि राष्ट्रकूटों ने कन्नड़ भाषा तथा कन्नड़ साहित्य को राजकीय संरक्षण प्रदान कर रखा था। राष्ट्रकूटों ने क्या कर रखा था? कन्नड़ भाषा को तथा कन्नड़ साहित्य को राजकीय संरक्षण प्रदान करके रखा था। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे तो हमारा राष्ट्रकूट वंश समाप्त होता है। राष्ट्रकूट वंश में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसे हम लोग देख चुके हैं। कमेंट करके आप लोग बताइएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।